तो आज आपका चैप्टर सेकंड हिस्ट्री है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ट्रेड टू टेरिटरी में हम चैप्टर सेकंड में स्टडी करेंगे कि जो ब्रिटिश अदर यूरोपियन कंपनीज लोग आए इंडिया में व्यापार करने के लिए। ट्रेड मीन्स व्यापार और टेरिटरी मीन्स शासन करना। एक तरह से आए थे व्यापार करने और इंडिया में अपना रूल करना शुरू कर दिया। मतलब ऑक्युपाइड टेरिटरी, यहाँ की राज्यों को, सीमाओं को ऑक्युपाइड करके अपना अधिकार जमाना। द बिग आइडिया, राइज ऑफ मर्केंटलिज्म एंड एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन ट्रेड। इसमें हम स्टडी करेंगे चैप्टर सेकंड में मर्केंटलिज्म क्या है और कैसे यूरोपियन ट्रेड जो है एक्सपैंड हुआ इंडिया में। यूरोपीय बाजार जो है, यूरोपीय व्यापार कैसे फैला। अगला पॉइंट है यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। कौन कौन सी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज भारत में आई। अगला इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अर्ली ईयर्स इन इंडिया। इंडिया में EEIC का शुरुआती दौर में जब फर्स्ट में आई तो क्या पोजीशन था। एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, और ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ इंडिया में। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश, ब्रिटिश के कंट्रोल के तहत कैसे यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, रूपरेखा, उसकी ढांचा बदली। तो ये सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। हिस्ट्री मेकर में कैप्टन विलियम हॉकिंस की बात हम करते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस उस जहाज के कैप्टन थे जिसके थ्रू इंग्लिश ट्रेडर्स इंडिया में आए थे। कमांडेड एन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC के कमांडर भी थे एक तरह से। शिप हैड रीच सूरत अ मुगल पोर्ट इन 1608, 1608 में जो जहाज लेकर के सूरत के पोर्ट पर पहुंचे, उस समय मुगल एम्परर जहांगीर का साम्राज्य था। रिप्रेजेंटिंग द किंग्स ऑफ इंग्लैंड जेम्स फर्स्ट, और जो इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके प्रतिनिधि के रूप में आए थे। इसके पहले हमने अगले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में बताया था, विलियम ये सर थॉमस रो एम्बेसडर बन के आए थे जहांगीर के कोर्ट में और व्यापारिक राइट लिया। तो इस तरह से जहांगीर एज अ रिजल्ट, हाँ, जेम्स फर्स्ट, हॉकिंस सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग सर्टेन ट्रेड्स कंसेशन, और हॉकिंस को सफलता भी मिली ट्रेड कंसेशन, व्यापारिक छूट पाने में मुगल एम्परर जहांगीर से। और ट्रेडिंग पोस्ट वाज स्टेब्लिश्ड इन सूरत बाय EIC 1609, और इस तरह से सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1609 में, 1609 में ट्रेडिंग पोस्ट मतलब व्यापारिक सेंटर बनाने की अनुमति मिल गई। ये था आपका। और अब एट अ ग्लैंस में हम देखेंगे मर्केंटलिज्म एंड एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन ट्रेड। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज स्ट्रगल फॉर पावर, संघर्ष के लिए उसको, मतलब पावर, अपनी पैर जमाने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ा। और उसका है कार्नेटिक वार, तो 3 कार्नेटिक वार हुए थे, फर्स्ट कार्नेटिक वार एंड सेकेंड कार्नेटिक वार एंड थर्ड कार्नेटिक वार। उसके बाद फिर कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल पर सबसे बड़ी सफलता थी, बंगाल पर विजय ईस्ट इंडिया कंपनी का। और इसके तहत में 3 चीज़ें हैं, नीचे दी गई हैं, देखिए यरो करके। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। निजाम वहाँ का नवाब जो था बंगाल का, सिराजुद्दौला। फिर बैटल ऑफ बक्सर, मीर कासिम और एलाइड सेनाओं के साथ EIC का युद्ध हुआ। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ
डाईआरची गवर्नमेंट। डाईआरची गवर्नमेंट आगे भी एक्सप्लेन सारे पॉइंट्स होंगे। डाईआरची का मतलब होता दुई रूल्स पद्धति, मतलब कुछ चीजें ईआईसी के हाथ में थी और कुछ चीजें जो है मुगल एम्परर या नवाब वहाँ के बंगाल के मीर कासिम और मीर जाफर के हाथों में। अगला है टेरिटोरियल एक्सपेंशन कैसे हुआ, सीमा विस्तार कैसे इन लोगों ने किया, अपने टेरिटोरी को बढ़ाया। तो कई उसमें थे, नंबर एक सब्साइडरी अलायंस था, गठबंधन मतलब अलायंस करना, और दूसरा है डायरेक्टरी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, जो नहीं अधीन इनकी स्वीकार करता था उसको अटैक करके उन पे वार करके मिलिट्री के तहत जो है विजय प्राप्त कर लेते थे। और तीसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी, राज्य हड़प नीति। ये कुछ ऐसे थे पॉइंट जिससे ब्रिटिश जो है धीरे धीरे इंडिया में पूरा अपने टेरिटोरी को एक्सपेंस करते चले गए और इनके पांव पूरा अच्छे से मजबूती से इंडिया में जम गए। ये तो था एट द ग्लैंस समरी, एक तरह से पूरे चैप्टर में हमको यही सब पढ़ना है। इधर नीचे टाइमलाइन दिया गया है और अगला पेज अब आपको हम देंगे। अटेंडेंस आप एक दे दीजिएगा समय से, जिसमें सब लोग हैं। सेकंड पेज आपका जा रहा है। ये चलिए, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले बुक जिनके पास है वो भी देखें, बुक नहीं है तो पेज आप प्रिजर्व कर लीजिएगा। इन दिस चैप्टर you will unravel how the English East India Company EIC which came as a trading company। मतलब इस चैप्टर में हम ये देखकर आश्चर्य बल्कि व्यक्त करेंगे कि जो एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो सबसे बाद में आई, सबसे पहले पुर्तगालीस लोग आए, पुर्तगाली, उसके बाद डच, फ्रेंच और ये फिर आए, और कैसे अपनी ट्रेडिंग कंपनी को के साथ आए व्यापार करने। उसके बाद धीरे धीरे बिकेम द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, भारत में सर्वोच्च सत्ता, पॉलिटिकल पावर मतलब एक तरह से गवर्नमेंट, इनके हाथ में गवर्नमेंट हो गई, अर्थात ये हमारे ऊपर रूल करने लगे। यू विल स्टडी हाउ दे कंसोलिडेटेड दियर रूल, और हम स्टडी करेंगे कि वो कैसे अपने रूल को किए, अपने शासन को बढ़ाए या किए। अगली हेडिंग है मर्केंट एंड द एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन ट्रेड। तो सबसे पहले मर्केंटलिज्म क्या है, इसको अंडरलाइन आप कर लीजिएगा। द ओरिजिन ऑफ द EEIC एंड इट्स पावर ले इन द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म, पॉपुलर इन यूरोप एट दैट टाइम। तो जो ओरिजिन ऑफ द EIC मतलब ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उत्पत्ति या जो निर्माण किया गया, बनाई गई संगठन, पावर ले इन द इकोनॉमिक थ्योरी किस आधार पे था, मर्केंटलिज्म। ये इकोनॉमिक थ्योरी मतलब एक आर्थिक सिद्धांत था जो कि उस समय यूरोप में काफी पॉपुलर था। तो क्या था मर्केंटलिज्म, अंडरलाइन करिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री, किसी भी देश की समृद्धशाली मतलब उसका धनी होना या ना होना, डिपेंड्स ऑन इट्स कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर देन, किस पर डिपेंड करता है कि कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर देन मतलब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें, देन इट कंज्यूम, उपयोग मतलब उपभोग, उपभोग की अपेक्षा प्रोडक्शन ज्यादा हो, मतलब किसी देश में जितना कंजप्शन है, जितना उपयोग में है उससे अधिक हम प्रोडक्शन करें।
एंड एक्सपोर्ट मोर देन इम्पोर्ट, और आयात करने की अपेक्षा ज़्यादा हम निर्यात करें, मतलब बाहर से माल जो हम खरीदते हैं उसको कहते हैं इम्पोर्ट, और जो बाहर दूसरे देशों में माल भेजते हैं उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। तो निर्यात हमारा ज़्यादा हो, मेन विदेशी मुद्रा ज़्यादा आए और हमको अपना पैसा बाहर कम खर्च करना पड़े, ये सिस्टम कहलाता था मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म क्या था? इट इज अ इकोनॉमिक theory in which any country produce more than its consume and export। हेलो भाई, आवाज किसके तरफ से आ रही है? हेलो। एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट टू मेंटेन अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, किसके लिए? एक पॉजिटिव बैलेंस, संतुलन जिससे बना रहा है व्यापार में, तो इसी को कहा जाता था मर्केंटलिज्म। ओवरसीज ट्रेड, ओवरसीज का मतलब होता है समुद्री मार्गों से होते हुए जो व्यापार होता है शिप के थ्रू, जहाजों, which was almost wholly carried out by sea routes, समुद्री रूट के थ्रू इम्पोर्टेंट द। ये कहाँ से आवाज आ रही, किसके? म्यूट कर दो अपना जिसके तरफ से आवाज आ रही हो। तो होली कैरिड बाय द सी रूट, पूरा समुद्री मार्ग से व्यापार होता था, और इसके लिए इम्पोर्टेंट इन द प्रैक्टिस ऑफ द मर्केंटिल, और ये मर्केंटिलिज्म के जो है ये ज़्यादातर महत्वपूर्ण था। इन 1498 द पोर्तुगीज इन नेविगेटर एंड एक्सप्लोरर, 1498 में पोर्तुगीज नेविगेटर और एक्सप्लोरर कौन था? वास्को ड गामा डिस्कवर्ड द रेदर लॉन्ग सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप। उसने यूरोप से इंडिया आने का समुद्री मार्ग का खोज किया। इसके पहले सी रूट मतलब लोग नहीं जानते थे कि इंडिया कैसे पहुंचा जाए, तो वो चला अटलांटिक ओशन होते हुए, अफ्रीका के कोस्ट से होते हुए, इंडियन ओशन से होके आके कालीकट केरला में पोर्ट पर पहुंचा। Traders who chose this route had to sail down the coast of West Africa to the tip of South Africa and then sail up against to Calicut। मीन्स जो व्यापारी यहाँ आना चाहते थे उनको सबसे पहले सेलिंग करते हुए, मतलब अपनी जहाज से नाव को सेल करते हुए साउथ अफ्रीका के टिप, अफ्रीकन कंट्री साउथ अफ्रीका को छूते हुए, और तब वहाँ से फिर इंडिया के लिए मॉडर्न डे कोझिकोड इन केरला, कालीकट को आज पुराना नाम था कालीकट और आज उसका नाम है कोझिकोडे इन केरला। हाउएवर फॉर द यूरोपियन ट्रेडर दिस रूट बिकेम नेसेसरी बिकॉज द ओटोमन, यूरोपियन व्यापारियों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, क्योंकि उस समय यूरोप में और उसमें ओटोमन एम्पायर, जो रोमन एम्पायर डिफीट हुआ था, और ओटोमन एम्पायर मतलब तुर्क का शासन था पूरे ग्रीक से लेके और अदर यूरोपियन पार्ट्स पर। तो वो लोग लैंड रूट से तुर्की एंड वेस्ट एशिया हैड डिस्टर्बेड ट्रेडिशनल लैंड रूट, और इधर वेस्टर्न एशिया जो कि लैंड रूट था इंडिया से आने का जाने का, ये उनको बाधा डालते थे, मतलब लूट लेते थे या टैक्स ज़्यादा लेते थे। इसलिए यूरोपियन ट्रेडर्स जो है इस समुद्री रूट का ज़्यादातर उपयोग करना शुरू किया, उनके लिए बहुत फायदेमंद हुआ ये। द फॉलोइंग दिस डिस्कवरी द फर्स्ट यूरोपियन टू एस्टेब्लिश दियर ट्रेडिंग, और इस रूट के डिस्कवरी होने से, खोज होने से सबसे पहले यूरोपियन ट्रेडिंग जो व्यापार करने के लिए आए वो पुर्तगालीज थे, पुर्तगाली लोग, और उन्होंने अपनी प्रशासनिक सेंटर भी बनाया दीव, गोवा। गोवा काफ़ी समय तक 1959 तक 59 तक जो है पुर्तगाल के ही अंडर में रहा है, तब जाके इंडिया में विलीन हुआ है। और ये दमन दीव, यहाँ पर भी अपना कॉलोनी बनाए थे, लेकिन ये लोग ज़्यादा सफल नहीं हुए। सफल कौन हुआ आप जान ही रहे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC इंग्लिश। अब आ जाइए यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया।
हेडिंग है आपका, क्वेश्चन भी है, कौन कौन से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में आई। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया, जब सी रूट की खोज हो गई इंडिया आने का, वास्को डी गामा ने जो डिस्कवर किया 1498 में, अंडरलाइन कर लीजिएगा सब पॉइंट। बाई वास्को ड गामा द पोर्तुगीज वर फॉलोड बाय द डच। पहले पुर्तगीज आए, फिर उसके बाद डच, फिर फ्रेंच, तब जाके इंग्लिश मर्चेंट आए, व्यापारी। मर्चेंट मतलब होता है जो समुद्री रूट से व्यापार करे, उसी को मर्चेंट कहा जाता है। इसलिए आप सुने होंगे नेवी मर्चेंट हु केम टू इंडिया टू ट्रेड इन स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल। इंडिया में किसके लिए आते थे व्यापार करने? यहाँ मसाले बहुत फेमस है इंडिया का, केरला लैंड ऑफ स्पाइस कहलाता है। और दूसरा टेक्सटाइल क्षेत्र में, मतलब कपड़ा, यहाँ कॉटन फेमस होता था। कैलको क्लॉथ, कालीकट के नाम से फेमस कैलको क्लॉथ। दूसरा मसलिन ढाका, और भी। दे स्टैब्लिश दियर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया। लेट अस स्टडी अबाउट दीज ट्रेडर्स इन डिटेल। उन लोगों ने इंडिया में अपने अपने व्यापारिक केंद्र सेंटर स्थापित किए। अब इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले पुर्तगीज, हेडिंग है नीचे द पुर्तगीज। द पुर्तगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडर्स टू रीच इंडिया। सबसे पहले ये लोग व्यापारी थे जो भारत आए। यहाँ देखिए फिगर में दिया गया है, कालीकट 1572 का सीन है ये। दो दे लैंडेड इन कालीकट, कालीकट में वो लोग उतरे, चूंकि वास्को डी गामा जानता था ये नाम, सबसे पहले आ चुका था वो। दियर इम्पोर्टेंट कॉलोनियल सेटलमेंट वर गोवा, और उसके उपनिवेश जो उसने टेरिटरी अपनी बनाई, गोवा, दमन एंड दीव। दे वर ओनली एबल टू रिटेन दियर पोसेशन इन वेस्टर्न इंडिया। और ये लोग जो, मतलब पुर्तगीज लोग जो हैं, ये अपने पावर को केवल वेस्टर्न इंडिया तक ही सीमित कर पाए। गोवा रिमेन्ड विद द पोर्तुगीज स्टिल 1961, अंडरलाइन कर लीजिएगा। गोवा जो है पुर्तगीज के अंडर में 61 तक रहा। आफ्टर इट बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया, इसके बाद वो जो है भारत का हिस्सा बना। सेकंड आपका डच है। डच मतलब हॉलैंड के लोग, नीदरलैंड के लोग। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी द डच एस्टेब्लिश दियर ट्रेडिंग सेंटर्स एट सूरत। सूरत में अहमदाबाद, भरूच, कराईकल, पुलिकैट, बालासोर एंड नागापत्तनम एंड मौसलीपत्तनम, यहाँ पे इन लोगों ने अपने ट्रेडिंग सेंटर बनाई। इवेंचुअली दे शिफ्टेड दियर अटेंशन, वैसे ज़्यादातर ये इंडिया में मतलब अटेंशन नहीं किए, इंडिया में उतना अपना व्यापार को नहीं बनाए। ये फार ईस्ट, मतलब ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, जावा, वहाँ पे आइलैंड, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया में अपनी कॉलोनी इन लोगों ने डेवलप किया। और काफ़ी समय तक, ब्रिटिश के समय तक ये लोग भी वहाँ अपना रूल करते रहे। थर्ड है द फ्रेंच। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश इन 1664, 1664 में, sought to expand its base in इंडिया। और इसका भी वही नज़रिया था जो ब्रिटिश का, भारत में बेस बनाने का, कॉलोनी बनाने का। इट पोज्ड अ चैलेंज टू द EIC, और सबसे बड़ा जो है EIC को चैलेंज देने वाला जो ब्रिटिश या यूरोपियन ट्रेडर थे, वो थे फ्रेंच। कई युद्ध हुआ इनके बीच में, और चूंकि ये यूरोप में भी एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे, ब्रिटेन और फ्रांस जो एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे। जब वो वहाँ लड़ते थे तो यहाँ भी इनके कंपनियों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता था। द अर्ली फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया वर पौंडीचेरी, आज उसको हम पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है हमारी। तो चंदन नगौर, माहे एंड कराईकल, यहाँ पर इन लोगों ने बनाया। और पांचेरी भी इनकी बहुत समय तक जो है कॉलोनी बनी रही। अगला है द EIC अर्ली ईयर्स। द EIC इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप द फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत 1609, बताया हमने कि 1609 में जब ये आए विलियम हॉकिंस के उससे, तो
और 1615 1600 1500 लाइन ये सब कर लीजिएगा। सर थॉमस रो वहाँ के किंग फर्स्ट के जो एम्बेसडर बन के आए थे कोर्ट ऑफ जहांगीर, जहांगीर के दरबार में। तो दो दूत इनके एक तरह से आए। एक सबसे पहले जो है विलियम हॉकिंस, जो उस जहाज के कैप्टन भी थे जिससे इनकी कंपनी वाले लोग आए थे इंडिया में व्यापार करने के लिए सबसे पहले। और दूसरा है सर थॉमस रो, ये एम्बेसडर थे ब्रिटिश किंग के। इंग्लिश एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर, राजदूत बन के आए थे। ही स्टेड टिल 1619 और 1619 तक ये रहे। एंड रिसीव्ड अ रॉयल फरमान विच अलाउड द यूरोपी, और राशि फरमान को ये प्राप्त किए, मतलब जहांगीर की तरफ से राशि फरमान जारी हुआ व्यापार करने के लिए, रॉयल आर्डर मिल गया। मीनिंग नीचे दिया गया है। अगला पेज, हेलो कोई क्लास, कोई क्लास तो कौन सी? हेलो, हम कह रहे हैं कोई क्लास तो नहीं है? एक पेज और पढ़ा दूं कि रहने दूं? अच्छा ठीक है। अटेंडेंस आपने भेज दिया एक कि नहीं अभी? हेलो, एक अटेंडेंस दे दीजिए आप लोग ग्रुप में। एक लोग कोई स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। देखिए हमको पढ़ना है या पेज नंबर 14, 14 पेज नंबर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। या ये है 14 पेज नंबर। तो आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे पॉइंट जो है हमारा, ये लाइन, ये लाइन, ये। और ये इंडिया का मैप है उस समय का। उस समय का क्या, ये आफ्टर, मतलब जो इस समय है वही है, लेकिन इसमें आपको अलग अलग प्लेस दिखाया गया। इसको आप पढ़िएगा, मैप भरने के लिए भी आता है। इंग्लिश फ्रेंच अलग अलग देखिए सिंबल दिए गए। लीजेंड यहाँ पर सिंबल दिया गया है, कौन से सिंबल से कहाँ पे किसकी ट्रेडिंग पोस्ट थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ थी, फ्रेंच की कहाँ थी, पुर्तगालीज, डच और डेनिस भी आए थे, याद करिएगा। डेनमार्क, डेनिस का मतलब होता है डेनमार्क के लोग। तो अब मोर फैक्ट्रीज, जो राशि फरमान जारी हुआ इससे इनको अधिक फैक्ट्री लगाने का आदेश मिल गया, मतलब अनुमति। 10 अपार्ट फ्रॉम सूरत, सूरत से अब दूर, इंग्लिश स्टेडियम वाली फैक्ट्री द बेसिस एट मेनी अदर प्लेसेस। तो इन लोगों ने, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और भी अलग अलग क्षेत्र में जो है फैक्ट्री लगाना शुरू किया। वेस्टर्न इंडिया, जैसे इंडिया के वेस्टर्न पार्ट्स में भरूच, मॉडर्न डे भरूच एंड अहमदाबाद, ये गुजरात में आपको मिलेगा। और अगला है साउथ इंडिया में, ये साउथ इंडिया पार्ट है। ये ये देखिए, ये आपका वेस्टर्न इंडिया है, ये ईस्टर्न इंडिया है, ये नॉर्दर्न इंडिया है और ये सदर्न इंडिया है। ठीक। तो साउथ में मौसलीपट्टनम 1611 ईस्वी में सेटअप हुआ। और ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न में बालासोर उड़ीसा में है ये, 1633 में, 1633 में जो है इन लोगों ने अपना ट्रेडिंग सेंटर वहाँ पे किया। और हुगली जो बंगाल में है, हुगली रिवर, गंगा नदी को वहाँ हुगली रिवर बोलते हैं, 1651 में। फोर्टिफाइड ऑपरेशनल बेसेस इन मद्रास नाउ चेन्नई, बॉम्बे, मुंबई एंड कोलकाता। पहले कलकत्ता नाव था, अब तो कोलकाता कहते हैं। तो फोर्टिफाइड ऑपरेशनल का मतलब है किलेबंदी शुरू करना। इन लोगों ने, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने किले बनाने शुरू कर दिए और उसके तहत मद्रास, बम्बई और कोलकाता में
किले किया और प्रेसिडेंसी बनाया। बॉम्बे, a group of island was under the control of the Portuguese। बॉम्बे 7 आइलैंड का ग्रुप था, छोटे छोटे द्वीप थे अरेबियन सी में एक तरह से, और जो कि पोर्तुगीज के कंट्रोल में था। उन्हें बताया था पोर्तुगीज लोग वेस्टर्न एरिया में ज़्यादा थे, सबसे पहले आए थे। इनमें 1661 व्हेन द ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स सेकेंड, अंडरलाइन सब कर लीजिएगा, जब 1661 में प्रिंस चार्ल्स सेकेंड, वहाँ के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन डी ब्रेगंजा, कैथरीन ऑफ ब्रेगंजा से हुई, तो उनकी डावरी, डावरी मतलब होता है दहेज में, फ्रॉम हर फादर किंग जॉन फोर्थ ऑफ पुर्तगाल, पुर्तगाल के राजा किंग जॉन फोर्थ की तरफ से बॉम्बे को दहेज में दे दिया गया चार्ल्स को। ठीक, चूंकि पुर्तगाली कंपनी जो थी पुर्तगाल की ही थी, तो तरह से राजा का ही अधीन था वो, तो उन्होंने बॉम्बे को अपनी बेटी के दहेज में दे दिया चार्ल्स को। और चार्ल्स ने 10 पर एनम, मतलब कहते हैं कि ये पौंड है, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रत्येक साल सम ऑफ पौंड 10 पर एनम, 10 पाउंड है कि कितना बोलेंगे उसको, उस पर लीज पर दे दिया कि हम कंपनी को हर साल मुझे इतना देना पड़ेगा। वो देगा कंपनी वाले, मतलब प्रिंस को, और उसके बदले में वो प्रिंस ने कंपनी को दे दिया कि तुम लोग अपना इस पर व्यापार करो, अपने अंदर में रखो। लास्ट हेडिंग है आज का, द स्ट्रगल फॉर पावर, पावर के लिए संघर्ष, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज बाय वेरियस यूरोपियन पावर इन इंडिया रिजल्टेड इन फायर्स कंपटीशन। जब अलग अलग यूरोपियन कंपनीज ने अपने ट्रेडिंग सेंटर बनाना शुरू कर दिया, तो उनके बीच में अब चैलेंजिंग, मतलब कंपटीशन बढ़ गया, अपने सामान को बेचना और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी कब्जा करना, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया बनाने के लिए। रेवलरी ऑल ऑफ देम वांटेड टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सब लोग अपना प्रॉफिट कमाना चाहते थे। अटेन अ मोनोपाली, और सब लोग ये चाहते थे कि हमारा एकाधिकार हो। मोनोपाली का मतलब होता है एकाधिकार व्यापार पर। इलिमिनेट अदर राइवल कंपनीज, और इस तरह से अलग अलग कंपनियों, हर कोई एक दूसरे कंपनी को हटाने में, एलिमिनेट मतलब हटाना, कंप्लीटली रिमूव करना या गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना। हैव कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल पावर ऑफ द कंट्री, और इस तरह से कंट्री, देश के ऊपर राजनीतिक पावर भी चाहते थे, हस्तक्षेप, व्हिच दे हैड ट्रेड रिलेशन। एंड लास्ट 10 आई स्ट्रगल फॉर ग्रेटर कॉलोनियल पोसेशन स्टार्टर, और इस तरह से अलग अलग के बीच में संघर्ष शुरू हो गया अपनी अपनी कॉलोनी बनाने के लिए, उपनिवेश बनाने के लिए। बाय द 18th सेंचुरी द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच अरोज एज द टू मेजर पावर। 18वीं शताब्दी तक केवल फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी ही दो मेजर पावर के रूप में इंडिया में रह गई। एंड Portuguese lost their monopoly over Indian trade, while the Dutch were defeated and turned। पुर्तगालीस लोगों ने अपना मोनोपाली, जो अधिकार था इंडियन व्यापार पर, वो भी खो दिया, और वो लोग भी एक तरह से रिमूव ही हो गए, और डच लोग भी डिफीट हुए, और ये लोग जो है ईस्टर्न एशिया की तरफ मूव कर गए, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, टुवार्ड्स द स्पाइस ट्रेड्स इन द इंडोनेशिया आइलैंड। तो ये लोग जो है स्पाइस ट्रेड्स मतलब मसालों के व्यापार के लिए जो है इंडोनेशिया आइलैंड का रुख किया। थ्रू आउट द 17th and 18th centuries इंग्लैंड एंड फ्रांस ट्रेडिशनल राइवल इन यूरोप। अब केवल दो बचे, एक फ्रांस और एक ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश जिसको कहते हैं, एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे ये। fought several war in India whenever their political and economic ambition clashed।
जब भी इनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्लैश होते थे आपस में, तो ये वार शुरू कर देते थे। फाइनली बाय द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी द इंग्लिश वर विक्टोरिया। अंततः 18th सेंचुरी के मध्य तक जो है केवल ब्रिटिश एक तरह से मोनोपोली रह गई और फ्रेंच भी डिफीट होकर के यहाँ से चले गए। तो ये चैप्टर था आज का, इतना ही। आप लोग अच्छे से रिवाइज करोगे, समझोगे, और इस पार्ट का वीडियो चैनल से आप ले लीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल से उसको सब्सक्राइब लाइक करिएगा। आपको मिलेगा इसे, आप जब ऑल वीडियो जाओगे ओपन करोगे तो बहुत पहले का एकदम लास्ट में आपको मिलेगा चैप्टर सेकंड, ट्रेड टू टेरिटरी पार्ट 1। ओके, समझिए, पेज प्रिजर्व प्रिजर्व कर लीजिएगा, अटेंडेंस आप भेज दीजिए। आज मुझको लेके 14 लोग दिख रहे हैं, तो और भी फिलहाल अभी हैं, अभी तो बहुत लोग हैं क्लास में, उनको भी बताइए, जोड़िए। ये इनका किस नाम से लगेगा? मिस्टर अनंत। अनंत है कोई क्लास में तुम्हारे? बेटा नाम, नाम से आइए। और ये मिस्टर कैफ, अच्छा कैफ है ये, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास अंबुज वर्मा भी कोई क्लास में? अंबुज वर्मा, सुभी मिश्रा, सानवी, शैलप्रिया, सानिया गंगवानी, रीति, रिद्धि, सिद्धि, अर्पित पटेल, अर्पित यादव, आकाश गुप्ता और कैफ, अनंत। अच्छा, चलिए ठीक बेटा, तो आज की क्लास ओवर करते हैं, एंड करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़